हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू देवेंद्र यूपीएससी सिंप्लीफाइड। आज के इस लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा समझेंगे। हर एक क्वेश्चन के पीछे का अंडरलाइन कॉन्सेप्ट में रिवाइज करेंगे, साथ ही यूपीएससी के ऑप्शन को भी डीपली एनालाइज करेंगे ताकि यूपीएससी ऑप्शन जो ट्रैप सेटअप करता है उसको समझते हुए चले, ताकि फ्यूचर के क्वेश्चन को इजिली कॉम्प्रीहेंड कर पाए और करेक्टली मार्क कर पाए। तो लेट्स बिगिन। ये हमारा सीरीज चल रहा है जिसमें यूपीएससी की पॉलिटी के सिलेबस को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कवर कर रहे हैं। लगभग 1995 से 2026 के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के एंड में जितने भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसको ब्रीफली रिवाइज भी करेंगे, जिससे हमारा एक लेक्चर का पूरा कंप्लीट हो जाए। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पॉलिटी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट दिया है, उसमें करेक्ट मार्क करना है। क्या दिया है? एन ऑर्डिनेंस कैन अमेंड एनी सेंट्रल लॉ। बिल्कुल, ऑर्डिनेंस के अंदर ही पावर होती है। किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस होता है, वो सेंट्रल एक्ट को अमेंड कर सकता है। बिल्कुल, अंडर 123 आर्टिकल प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करते हैं और आर्टिकल 213 में हमारे गवर्नर प्रोक्लेम करते हैं ऑर्डिनेंस। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है स्टेटमेंट है। तो देखिए ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। एन ऑर्डिनेंस कैन एब्रिज ए फंडामेंटल राइट। ऐसा है क्या? नहीं। जो लिमिटेशन हमारे पार्लियामेंट पे होता है, जो लिमिटेशन हमारे लेजिस्लेचर पे होता है, वही लिमिटेशन हमारे हमारा ऑर्डिनेंस पे होता है। कोई भी लेजिस्लेचर, कोई भी पार्लियामेंट जैसे फंडामेंटल राइट को ब्रिज नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट उसको स्टक डाउन कर देगा। ऐसे ही ऑर्डिनेंस जो होता है, ऑर्डिनेंस कैन नॉट ब्रिज ए फंडामेंटल राइट्स। ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा गलत, ये गलत, ये गलत। हमारा आंसर निकल आया। ठीक है, क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में हम पढ़े। अब एग्जाम में हमें आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि एनालाइज कर रहे हैं। क्या है? एन ऑर्डिनेंस कैन केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अ बैक डेट। बिल्कुल, जो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन है ऑर्डिनेंस का, वो पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि हमें पता है ना, जैसे दो तरह के लॉ होते हैं। लॉ दो तरह के होते हैं, एक सिविल लॉ होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होते हैं। तो सिविल लॉ का रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है। देखेंगे बहुत सारे गवर्नमेंट जो होते हैं, वो क्या कहते हैं, वही टैक्सेशन वगैरह के प्रोविजन को बैकडेट से एप्लीकेशन करते हैं, उसको रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन कहते हैं। लेकिन क्रिमिनल लॉ जो होता है, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 का वो वायलेशन हो जाएगा। उसमें क्या है? नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ मतलब क्रिमिनल लॉ को आप बैकडेट से इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है। तो आंसर हो गया 1 और 3। ठीक है, हमेशा याद रखना है। और ऑर्डिनेंस के बारे में बेसिक बेसिक फैक्ट हुआ आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 123 में हमारे प्रेसिडेंट होते हैं और वो 213 में हमारा गवर्नर होते हैं। और हमारा ये कोई पैरेलल पावर नहीं होता है, ये हमारा कंटिजेंसी मेजर है। ठीक है, जब हमारा कोई हाउस सेशन में नहीं है, इधर ऑफ द हाउस सेशन नहीं है, तभी अब प्रोमलगेट किया जाता है। ठीक है, और ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस पे ही होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट और गवर्नर का डिस्क्रिप्शन नहीं होता, ये याद रखना है। इसमें सेम जितने भी लिमिटेशन होते हैं हमारे लेजिस्लेचर में, उसमें वही होता है। ठीक है, उसमें सारे लिमिटेशन होते हैं। और ये कोई परमानेंट नहीं होता। इसमें पता है, इसका एक कुछ सेफगार्ड दिए गए हैं। जैसे हमें पता है कि मैक्सिमम इसकी लाइफ क्या हो सकती है। जब कोई हाउस सेशन में आता है दोबारा, तो उसमें 6 वीक के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो मैक्सिमम हाउस कितना हो सकता, मैक्सिमम इसकी लेंथ, इसका लाइफ कितना हो सकता है? 6 मंथ प्लस 6 वीक। क्यों 6 मंथ? क्यों? क्योंकि दो हाउस के बीच में मैक्सिमम गैप 6 महीने होता है। और 6 वीक क्यों? जब हाउस सेशन में आकर दोबारा 6 वीक के अंदर इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और बाकी हमेशा याद रखना है कि ये हमारा जो ऑर्डिनेंस है, कैन नॉट एब्रिज फंडामेंटल राइट। ऑर्डिनेंस को बैक डेट से एप्लीकेबल किया जा सकता है, स्पेशली सिविल लॉ में। ठीक है, क्रिमिनल लॉ में तो नहीं हो सकता। और ऑर्डिनेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डिनेंस है, कैन अमेंड एनी सेंट्रल लॉ। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2024 का क्वेश्चन क्या दिया है? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ठीक है, हमें 3 वर्ड दिया है, उसको करेक्ट मार्क करना है। तो क्या दिया है? As per the Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution। बिल्कुल ठीक है, ये वर्बैटम उसी का 368 का जो क्लॉज है वही पूछा गया, आर्टिकल ही पूछ दिया है। और कैसे पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द क्वेश्चन? कैसे? बाय वे ऑफ एडिशन। बिल्कुल, बाय वे ऑफ वेरिएशन एंड बाय वे ऑफ रिपील। ये तीनों वर्ड दिया है उसमें, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। हमें पता है ना, जैसे कि हमें पता है कि ये आर्टिकल 360 में पावर भी दिया है, अमेंड करने का प्रोसीजर भी दिया है। ये नॉर्मल लेजिस्लेचर पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। क्योंकि इसमें जो लॉ होते हैं वो उसमें आर्टिकल 13 में लॉ के डेफिनेशन में नहीं आते हैं, ये याद रखना है। ठीक है, और हमें क्या होता है कि ये जो 368 है, उसके द्वारा पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द प्रोविजन, एनी पार्ट ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सब्जेक्ट टू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। किसमें? विश्वनाथ भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया था। यस, पार्लियामेंट हैज पावर, पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन
एक लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक डॉक्ट्रिन, पार्लियामेंट कैसे उसमें अमेंडमेंट करता है, कैसे वेरी करता है, यही 3 वर्ड होता है। कोई कोई नया का एडिशन कर सकता है, जैसे हमें पता है ना 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमने क्या किया, आर्टिकल 221 ए डाला, जिससे इसमें क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन को राइट टू लाइफ का इंटीग्रल पार्ट बनाया। दूसरा हम वेरी कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे पास पहले राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी किसमें था, हमें पता है 31 में था, हमने उसको क्या उठा के कर दिया 300 के ए में, तो उसको वेरी कर दिया, तो वेरी कर देते हैं, तो उसमें क्या हो गया, वो हमारा एक तरह से लीगल राइट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। रिपील भी कर सकते हैं, बहुत सारे ऑब्सोल्यूट होता है, इस हमने उसको आर्टिकल 31 इटसेल्फ हमने उसको रिपील कर दिया, ठीक है। 31 ए 31 बी है, लेकिन 31 ए 91 एफ हमने रिपील कर दिया है, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी फ्रीडम में राइट टू प्रॉपर्टी था, उसको हमने रिपील कर दिया है, ठीक है। तो ये तीनों चीज पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है, याद रखना है आपको, ठीक है। ये हमने दे दिया है। और ये आपको याद रखना है कि पार्ट 20 में एकमात्र जो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल है आर्टिकल 368 है, और उसमें यही 3 वर्ड दिए हैं एग्जैक्टली, ठीक है। ये एग्जैक्टली यही तीनों वर्ड दिए हैं कि एडिशन भी कर सकता है, वेरिएशन भी कर सकता है, रिपील भी कर सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, नारी कंसिडर फॉलोइंग स्टोरी रिगार्डिंग नारी शक्ति बंधन अभियान। अच्छा, 3 स्टेटमेंट दिया है, पूछा क्या है, करेक्ट मार्क करना, ठीक है। पढ़ते हैं, नारी शक्ति बंधन अभियान, इसका मतलब 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमें भी पढ़ा था अभी। अभी देखेंगे इस पे क्वेश्चन क्या है। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द लो 18th लोकसभा। और जिसने भी इसको ध्यान से पढ़ा, उसमें ये दिया है कि ये क्या है, पहले कोई सेंसस होगा, अगला जो सेंसस होगा उसके बाद जो डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उसके बाद ये इन्फोर्स में आएगा, ठीक है। तो ये 18th लोकसभा नहीं, 18th लोकसभा तो हमारे 2024 में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। जो करंट लोकसभा 18th लोकसभा है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, देखिए ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये देखिए एग्जाम में हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। कभी-कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, तो हमें एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन से हमें क्या हो, टाइम बचाना होता है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे नहीं एग्जाम में, सीधे मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पढ़ लेते हैं। दिस विल बी इन्फोर्स फॉर 15 ईयर फ्रॉम बिकमिंग एन एक्ट, बिल्कुल ठीक है। इसको स्टार्टिंग में 15 ईयर का ही प्रोविजन दिया गया, 15 ईयर का ही किया गया, लेकिन पार्लियामेंट उसको समय समय पे बढ़ा सकता है। जैसे हमें पता है ना कि जो हमारा एससी/एसटी का रिजर्वेशन था, वो भी क्या था, इनिशियल 10 साल का था, लेकिन उसको हर बार बढ़ाया जा रहा है। लास्ट में कब बढ़ाया था, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 10 साल के लिए और बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये भी ठीक है, ये ठीक है, ये गलत हो गया, ये ठीक है। देयर आर प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट, ऐसा है क्या? यस, इसको क्या कहते हैं, कोटा विद इन कोटा, कोटा विद इन कोटा, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। इसमें वही है, जैसे हमें पता है आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 में हमारे एससी/एसटी के लिए क्या है, सीटों का रिजर्वेशन है, लेकिन उसमें जितने परसेंट उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो इस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया कि इसमें जितने सीट एससी को रिजर्व हैं या एसटी को रिजर्व हैं, उसमें से 1/3 भी एसटी वुमेन या एससी वुमेन को रिजर्व रहेंगे, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो दोनों प्रोविजन ठीक है, बिल्कुल 2 एंड 3 आंसर सही हो जाएगा। और हमें पता होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है। अभी भी बहुत सारा न्यूज में रहता है, क्योंकि अभी फोर्स में नहीं आया है, ठीक है, याद रखना है। ये 15 ईयर के लिए है। अभी जब अगला जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा उसके बाद इन फोर्स में आएगा, पार्लियामेंट इसको एक्सटेंड कर सकता है भले बाद में, भले। और इसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, इसको बोलते हैं ना कोटा विद इन कोटा, है ना, कोटा विद इन कोटा, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं, ठीक है। और इनिशियली और भी, जिससे हमारे पता था एससी/एसटी के लिए, हमें पता है एससी/एसटी के लिए इनिशियल 10 साल के लिए रिजर्वेशन था। ऐसे हमारे पास जो ऑफिशियल लैंग्वेज था उसको 15 साल के लिए इंग्लिश को भी रखा गया था, फिर उसको इंडिपेंडेंट पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया। इस तरह का कुछ टाइम लिमिट दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगेन 2024 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, करेक्ट मार्क करना है, ठीक है, करेक्ट मार्क करना है। और 2024 का क्वेश्चन है, क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1922 अमेंडेड 88 शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या दिया, 8 शेड्यूल के बारे में दिया। 8 शेड्यूल क्या होता है हमारा, 8 शेड्यूल में हमारा क्या लैंग्वेज दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज। पहले इनिशियली 14 थे, अभी कितना 8 नए जोड़े गए हैं, अभी टोटल कितना हो गए, 22 जोड़े गए हैं। इसमें दिया 71st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा क्या हुआ है, हमेशा याद रखना है इसको। हम इस तरह से याद रखते हैं कि होता है सेधा नमक, सेधा नमक और बीडीएसएम, ठीक है। तो ये 3 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अलग से अमेंडमेंट होता है 96th अमेंडमेंट एक्ट, 96th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। इसमें याद रखना, इसमें क्या होता है कि पहले 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 21st में क्या हुआ था, एक सिंधी को जोड़ा गया था। फिर नमक में हो गया कि नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, ये किसमें होता है, 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा।
तो 71 प्लस 21 कितना हो जाएगा 92, तो 92 से फिर 4 और जोड़े गए थे, 4 और जोड़े गए थे, तो 92 हो गया। फिर 96 में क्या था, कुछ नए जोड़े नहीं गए थे। ओरिया पहले ऐसे लिखा जाता, ओरिया लिखा जाता था, ORIYA, फिर उसको बदल के उसका लैंग्वेज नेम बदल के ODIYA कर दिया, ओडिया कर दिया गया, ठीक है। ये 4 अमेंडमेंट पता होना चाहिए। तो 70 फिर सेकंड फर्स्ट में क्या था, नमक मतलब नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, ये तीनों सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। और मैथिली किसमें था, हमें पता था, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली किसमें था, 92nd में था, 92nd में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। और ये चारों आपको, अब ये जो मतलब अमेंडमेंट है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और बहुत सारे और भी डिमांड हो रहा है, ठीक है, हमें पता है उसमें इंग्लिश नहीं है, अभी भोजपुरी वगैरह की डिमांड हो रही है, उसमें इंक्लूजन वगैरह की, ठीक है, तो हमेशा याद रखना चाहिए उसमें क्राइटेरिया क्या है, और उसमें कितने स्टार्टिंग में थे, कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, और कौन-कौन सा डिमांड हो रहा है। और ये 4 जो अमेंडमेंट है आपको एग्ज़ैक्टली पता होना चाहिए कि 21st में 1 जोड़ा गया था, फिर 71 में 3 जोड़ा गया था, फिर 92 में 4 जोड़े गए। फिर एक बार हमने 96 में उसका 96 में नेम बदला गया है, ठीक है? तो ये 4 अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ क्या दिया है? इन इंडिया व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज वाइडली बिलीव्ड टू बी इनेक्टेड टू ओवरकम द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। ये एक्चुअली यूपीएससी ने ये क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया था, लेकिन मैंने इसको शामिल किया है क्योंकि इसको कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है। एक्चुअली यूपीएससी ने जब इसको क्वेश्चन को फ्रेम किया था तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को ध्यान में रख के किया था। लेकिन इसके 2 इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका इंटरप्रिटेशन 2 ऑप्शन को सही करेक्ट करता है, इसलिए अब ये गलत हो जाता है, ठीक है? इसलिए इस तरह के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यूपीएससी को नहीं डालना चाहिए, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो वही हुआ था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था चंपाकरण दुराइजन केस में, रमेश थापर केस में, ठीक है? तो इसमें क्या हुआ था कि आर्टिकल 15 वर्सेस आर्टिकल 46, है ना? फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीपीएसपी, इनका एक इन्हेरेंट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था। 46 में दिया है कि एससी, एसटी और अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए स्टेट जो है कदम अपना कोई एफर्ट डाल सकता है ना? प्रोटेक्टिव मेजर ले सकता है। 50 में दे दिया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट वगैरह। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने एलिमिनेट कर दिया था इसी ग्राउंड पे। लेकिन हमें पता है ना कि पूना पैक्ट से लेके पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो पूरा रिजर्वेशन का हिस्ट्री है ना? और ये स्टेट का मैंडेट है रिजर्वेशन को लागू करना। तो फिर इसी के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट में 15 क्लास 4 जोड़ा गया था। ये पूरा का पूरा रिजर्वेशन का बेसिस ही यही है, ठीक है? तो ये याद रखना। और क्या जोड़ा था? हमें पता है 9th शेड्यूल जोड़ा गया था इसमें। जितने भी हमारे ना जमींदारी एबॉलिशन था, लैंड रिफॉर्म था, एग्रीरियन रिफॉर्म था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ऐसे कानून थे जिसको 9th शेड्यूल में डाल दिया गया, जिसको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून रखा गया उस समय। अभी बाद में देखेंगे, अभी इस पे जुडिशियल रिव्यू संभव है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो उस समय रखा गया। फिर और भी क्या था, 19 क्लास 2 सब क्लास 2 में हमें पता है ना कि 19 क्लास 1 में सब क्लास इसमें क्या है, फ्रीडम दिया गया है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट से फ्रीडम दिया गया है। लेकिन 92 में कुछ इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के ग्राउंड को और ब्रॉड किया गया, ठीक है, इसी फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। लेकिन हमें पता है जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है वो भी क्या था, वो भी तो हमारा है ना केशवनाथ भारती केस का जब जजमेंट आया था, उसी जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए 42nd अमेंडमेंट लाया था। इसीलिए ये भी स्टेटमेंट दूर आंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन यूपीएससी ने क्वेश्चन को फ्रेम किया था इसको ध्यान में रखते फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को, ठीक है। और ध्यान रखना है क्योंकि उस समय एक्चुअली उस साल ये न्यूज़ में भी था, कुछ एक हमारे एक ऑक्सफोर्ड के एक्सपर्ट थे, उन्होंने उसपे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे एक कमेंट्री लिखी हुई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन में पता है हमारे बहुत सारी कमेंट्री बहुत कम है। तो उन्होंने लिखा हुआ था उसपे जो बुक लिखा हुआ था उसका जो द हिंदू का जो रिव्यू सेक्शन है वहाँ पे आया हुआ था। कुछ इस पे डिबेट वगैरह भी आए हुए थे, इसलिए वहाँ से क्वेश्चन पिक किया था यूपीएससी ने, ठीक है? याद रखें, लेकिन इसको इसको यूपीएससी ने ड्रॉप कर दिया था, ठीक है? और ये भी फैक्ट याद रखना है कि जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, वो कोई कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं लेके आए थे, वो नेहरू जी लेके आए थे, उस समय वो इंटरिम गवर्नमेंट में थे। पता है ना हमारे 1951 में ही 52 में हमारा 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, 1952 51 का जो में ही 52 में हमारा पहला लोकसभा गठित हुआ लगभग, लेकिन उसके पहले ही हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट हो गया था, ठीक है? तो याद रखिए, लेकिन क्या था कि यही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर ही थे, ठीक है? ये हमारे फ्रीडम फाइटर भी थे। तो ये पूरी की पूरी इनको अथॉरिटी थी, लेकिन ये फैक्ट याद रखना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी वो जिन्होंने वो किया। और इतना बड़ा अमेंडमेंट जितने भी पूरा का पूरा 9 शेड्यूल पूरा पूरा रिजर्वेशन का बेसिस पूरा पूरा हमारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है? ये सारा का सारा जो इसका ग्राउंड है, वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। 19 का क्वेश्चन है, क्या दिया है अगेन करेक्ट मार्क करना है, ठीक है? क्या दिया है?
The 44th Amendment up to the Constitution of India introduced an article placing election of the Prime Minister beyond judicial review. ये सारा से ठीक है कि एक कुछ जैसे हमारे प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, स्पीकर हैं, इन सबके स्पीकर हैं, इन सबों के जो इलेक्शन है उसको जुडिशियल रिव्यू के बियॉन्ड रख दिया गया था, लेकिन 44th नहीं, क्योंकि 44th हमें पता है करेक्टिव मेजर था, ये 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये अमेंडमेंट आपको याद रखना है, 39 था, 44 नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आगे क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वायलेटिंग टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये बिल्कुल ठीक है। जो एनजीएसी का जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को ना स्ट्रक डाउन कर दिया 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में, जिसमें एनजीएसी का प्रावधान किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने बताया कि उसमें जो उसमें बताया जुडिशियल इंडिपेंडेंस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और हमेशा उन्होंने जुडिशरी क्या चाहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट वगैरह में उसमें एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस हो गया था, तो वो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कर्टेल करता, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और आज भी ये डिबेट चलता रहता है, हमें एनजीएसी को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ये मेंस का भी पार्ट है, क्योंकि हमें पता है बहुत सारे जुडिशियल करप्शन भी हो रहे हैं। अभी हमारा कोलेजियम सिस्टम ही होता है जिसमें जजेस खुद ही को अपने को अपॉइंट करते हैं, ठीक है? ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी वायलेशन होता है ना। नो वन शुड बी जज ऑफ हिज हर ओन केसेस। अगर हमें खुद ही अगर सपोज दैट मौका मिल जाए कि हम हर व्यक्ति अपने आप को डिक्लेयर कर दे कि हम आज से आईएएस हैं, ठीक है? तो वो खुद ही नहीं हो जाएंगे इंटरनल मैकेनिज्म पे। तो मतलब ये होता है कि कुछ चेक्स और बैलेंस होना चाहिए, ठीक है? इस पे डिबेट चलता रहता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? इसमें वही था कि हमेशा जुडिशरी का क्या कहना है कि हमेशा अपॉइंटमेंट में जुडिशियरी को प्राइमेसी दिया जाए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज बियॉन्ड जुडिशियल एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस, है ना? किसी तरह का एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, इसीलिए इसी ग्राउंड पे उसको 99th अमेंडमेंट एक्ट को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है? याद रखना था। सेकंड आंसर सही हो जाएगा, बी आंसर ठीक हो जाएगा। ये आप पढ़ सकते हैं, हमने बता दिया था इसको। जो 44th क्या था, ये जनता गवर्नमेंट द्वारा 1977 में इमरजेंसी के बाद लाया गया था। इसमें बहुत सारे करेक्टिव स्टेप लिए गए थे। 42nd में बहुत सारे जो हमारा पता ना अथॉरिटेरियन जो डेमोक्रेटिक हमारे एंटी डेमोक्रेटिक था, तो ये डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट वगैरह हाई कोर्ट के जजेस के पावर को फिर से रिस्टोर किया, ठीक है? तो ये याद रखना है 43rd और 4th दोनों अमेंडमेंट, ठीक है? ये याद रखना है आपको, स्पेशली जनता गवर्नमेंट लाया था, ठीक है? आगे चलते हैं। क्या दिया है अगेन? करेक्ट पूछा है, ठीक है? 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट पूछा है। कि दिए किसके बारे में पूछा है? द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वाज इनेक्टेड इन कंसोनेंस विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है? क्या दिया? जो एनजीटी का गठन हुआ था, किस प्रोविजन पे हुआ था? हमें पता है ना, जैसे कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ है, लेकिन लाइफ क्या मियर एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है। लाइफ है डिग्निफाइड लाइफ है, लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी है। तो हमारे पास डिग्निफाइड लाइफ तभी होगा ना, राइट टू जब हेल्दी एनवायरनमेंट होगा। तो इसी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था एमसी मेहता केस में भी, और भी था वेल्लोर सिटीजन केस में, कि राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ, है ना? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसी को इन्फोर्स करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना था, याद रखना है। और ये क्या होता है? ये इन्वायरमेंटल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, ठीक है? इन्वायरमेंटल जस्टिस को प्रमोट करते हैं। देखिए कि एनजीटी का जो मतलब मेन ब्रांच दिल्ली में है, बहुत सारे इसके रीजनल ब्रांचेस भी हैं, ठीक है? इसमें जुडिशियल और नॉन जुडिशियल दोनों मेंबर होते हैं। एक टाइम बाउंड प्रोसीजर से हमारा जो एनवायरमेंटल लॉ को इन्फोर्स किया जाता है, तो याद रखना है आपको, ठीक है? इसमें देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट कंस्ट्रूड एज ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है, इसी को इन्फोर्स कराने के लिए लाया गया था, ठीक है? फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द इन कंसोनेंस, किस कंसोनेंस में? आर्टिकल 21 की कंसोनेंस, बिल्कुल। Provision of grant for raising the level of administration in the schedule area for the welfare of the schedule type under 75 to 75A। ये तो मैं फाइनेंशियल ग्रांट की बात करता था, यहाँ पे कोई इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड नहीं है कोई चीज, ठीक है? तो ये याद रखना है आपको, ठीक है? और जैसे अब फिर आगे क्या है? पावर एंड फंक्शन ऑफ द ग्राम सभा आज मेंशन अंडर 243 है। बिल्कुल ये आर्टिकल तो ठीक दिया है, लेकिन पावर और फंक्शन में कोई इन्वायरमेंटल जस्टिस का नहीं है। ये तो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ना, उसकी बात की गई है। और अब उसके बाद अब जो थर्ड ईयर है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था, ठीक है? तो ये याद है, लोगों का पार्टिसिपेशन हमारे डेवलपमेंट में इंक्रीज करने के लिए कोई लिया गया था, इन्वायरमेंटल जस्टिस को नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, ठीक है? याद रखना है आपको। और ये आर्टिकल आपको याद रखना है। ये जो आर्टिकल है ना, जैसे हमें पता है, जैसे सेंट्रल है स्टेट को 2 ग्रांट देता है, तो ग्रांट जब सेंट्रल स्टेट से देता है तो 2 तरह के ग्रांट होते हैं। एक बोलते हैं स्टैट्यूटरी ग्रांट, एक होता है एक दूसरा होता है डिस्क्रिशनरी ग्रांट। स्टैट्यूटरी ग्रांट वही जो
इसी ग्रांट का जो फार्मूला होता है फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये 275 के अंदर होता है, ठीक है, स्टैट्यूटरी ग्रांट होता है। दूसरा डिस्क्रिशन ग्रांट मतलब सेंटर के डिस्क्रिशन होता है किसी स्टेट को दे किसी स्टेट को ना दे, ठीक है, अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया के आधार पर। ये किस में होता है, आर्टिकल 282 में होता है, तो ये याद रखना है। दूसरा ये जो ग्राम सभा का हमेशा आर्टिकल याद रखना है, जब भी ग्राम सभा क्वेश्चन आएगा हम आगे देखेंगे तो 248 तरह का आपको कोट करना ही करना है, क्योंकि यही एक आर्टिकल है जो ग्राम सभा को स्टेब्लिश करता है। और ग्राम सभा ऐसा है लगभग वहां पे देखेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक फॉर्म देखा जाता है वहां पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 70, देखिए आ गया 73rd पे आ गया क्वेश्चन है, 73rd 74 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमें पता है कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री बना जिसने थर्ड टीयर को कॉन्स्टिट्यूशनल अटेंशन स्टेटस दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू गिव द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, बिल्कुल। और इसमें क्या था कि वही कि हमें ग्राम सभा वगैरह गठित हुआ, ग्राम पंचायत का गठित हुआ, ठीक है। और रूरल लोकल बॉडी था, रूरल लोकल बॉडी पंचायत इसको बोलते हैं पब्लिक पंचायत पीआरआई होता है, और अर्बन लोकल बॉडी होते हैं, ठीक है, इस तरह से होता है। 73rd और 74th में अर्बन लोकल बॉडी, 73rd में रूरल लोकल बॉडी, उसको पीआरआई बोलते हैं, ठीक है। इस बैकग्राउंड में क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया है, तो इसमें क्वेश्चन क्या दिया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राज इंस्टीट्यूटेड इन द कंट्री, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इन्होंने सेटअप किया था, तो उसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन 73rd से हुआ था, तो याद रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, अब ये जिसने भी पढ़ा होगा आर्टिकल 243 जेड डी, इसमें क्या था, ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 73rd से नहीं है, तो ये याद रखना, तो ये गलत हो जाएगा। स्टेट इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट ऑल पंचायत इलेक्शन, ये बिल्कुल ठीक है, 243 ए 243 में स्टेट इलेक्शन कमीशन का दर्जा है। जैसे हमें पता है ना, जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, चाहे असेंबली के इलेक्शन होते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट कराता है। लेकिन जो पंचायत और अर्बन लोकल बॉडी होते हैं उसकी इलेक्शन कराता है स्टेट फाइनेंस कमीशन, और उसका गठन हुआ था 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, कौन से आर्टिकल में, 243 के, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, बिल्कुल ठीक, कौन सा आर्टिकल है, 243 आई, किस गठन किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है। और हमें पता है कि ये जो इसका जो काम क्या होता है कि जो स्टेट से जो पंचायत में अर्बन लोकल बॉडी है, लोकल बॉडी को जितना भी जो फंड का जो एलोकेट होगा, कौन से टैक्स इनको साइन होंगे, ठीक है, ग्रांट नेट का फार्मूला होगा, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन करते हैं। जैसे सेंट्रल से स्टेट के बीच में कौन करता है, अंडर आर्टिकल 280 कौन करता है, हमारा फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ऐसे स्टेट फाइनेंस कमीशन का ये मैंडेट है। ये भी 73rd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बना है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको याद रखना है कि 74th में बना है, ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, ऐसे ही कहते हैं मेट्रो प्लानिंग कमेटी, एमपीसी, मेट्रो प्लानिंग कमेटी, मेट्रो एरिया मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, तो ये जो होते हैं ये 74th में बना है। जैसे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या होता है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट एज ए होल है, इसमें कुछ रूरल एरिया भी होंगे, कुछ अर्बन एरिया होंगे, तो डिस्ट्रिक्ट एज ए होल की प्लानिंग करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाया गया, तो ये हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बनाया गया। ऐसे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, लेकिन उसमें देखेंगे कुछ बैकग्राउंड में कुछ हमारे रूरल एरिया भी होते हैं, तो पूरा मेट्रोपॉलिटन एरिया एज ए होल को डेवलपमेंट के लिए, उनकी प्लानिंग के लिए हमारे पास मेट्रो प्लानिंग कमेटी होते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होती है, ये इलेक्टेड पार्टी होती है कि नॉमिनेटेड होती है। दूसरा ये बताइए कि जब इलेक्टेड होती है तो कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, और इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट होता है। इस 3 क्वेश्चन का आंसर हमें बताइए, इसका चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, ये इलेक्टेड बॉडी होती है, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड होती है तो कितने मेंबर इलेक्टेड होते हैं, कितने मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है, 2008 का क्वेश्चन क्या है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 लैंग्वेज वेर एडेड, देखिए लैंग्वेज से कितनी बार, इसलिए मैं बताया था 21st अमेंडमेंट एक्ट, 71st, 92 और 96, ये आपको याद ही रखना है, कैसे भी करके आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे क्योंकि न्यूज में रहता है, ठीक है। तो क्या दिया, 4 लैंग्वेज वे एडेड टू द लैंग्वेज अंडर द 8th शेड्यूल, हमने कहता है 4 लैंग्वेज किसमें तो गए, इसमें तो एक जोड़ा गया, सीधा सीधा सिंधी जोड़ा गया, इसमें क्या 3 जोड़े गए, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और इसमें क्या जोड़ा गया, इसमें 4 जोड़ा गया, बीडीएसएम में क्या था, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली, ठीक है, और यहाँ पे उड़िया को उड़िया कर दिया गया। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 92nd अमेंडमेंट के द्वारा 4 लैंग्वेज जोड़े गए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
और अभी भी बहुत सारे डिमांड चलते रहते हैं, तो आपको ग्राउंड पता होना चाहिए कि इनको कैसे इंक्लूड किया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है और अभी तक कितने ओरिजिनली कितने थे हमने बताया, ओरिजिनली 14 थे, 8 नए जोड़े गए, कौन-कौन से जोड़े गए हैं और जोड़े गए हैं तो किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़े गए हैं, ठीक है? याद रखना है। ठीक है, हमने यहाँ दे दिया है और ये एक अमेंडमेंट एक्ट भी याद रखना है कि जो 93rd अमेंडमेंट एक्ट है, जो कांग्रेस गवर्नमेंट लेके आई थी 2005 में, इसमें क्या था जिससे हमें पता है रिजर्वेशन जो है ना, सिर्फ गवर्नमेंट में नहीं होता, गवर्नमेंट एग्जाम, गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट में ही नहीं होता, हमें एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी है। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में उसमें किसमें होता है, आर्टिकल 15(5) में दिया है कि इसमें यही होता है, एससी को, एसटी को, अदर बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं, उनको 15(5) क्लास में कोई प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट हो, चाहे एडेड हो, चाहे अनएडेड हो, इसमें सिर्फ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट शामिल नहीं है, उसके अंदर रिजर्वेशन होता है, उनके अंदर कोटा कर दिया जाता है, ठीक है? तो ये 93rd अमेंडमेंट एक्ट याद रखना है आपको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये चीज़ आपको ये दोनों याद रखना है, बाकी दोनों छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज़ द 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रिलेटेड टू? बताइए? देखिए, तो यही है ना, उस समय का ये बिल क्या है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पहले तो सबसे पहले क्या है ना, पार्लियामेंट पहले बिल इंट्रोड्यूस होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। अब बिल जब पास होते हैं दोनों राज्यों से अलग-अलग, ठीक है, कोई स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा, फिर जब प्रेसिडेंट उसको ऐसे दे देते हैं, तो वो एक्ट हो जाता है, ठीक है? तो मोस्टली क्वेश्चन हमें क्या होता है, एक्ट को याद रखना होता है, लेकिन जिस साल हम पेपर दे रहे हैं, 3 साल पेपर दे रहे हैं, उस साल जितने भी बिल नया इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, क्योंकि ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है? हमारे यहाँ में कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये क्या बोलते हैं, एवरीवन इज बाउंड, मतलब हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी चलता है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन को इटसेल्फ जब बदला जा रहा है, उसके लिए जो बिल आ रहा है उसको जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है? पॉलिटी में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे ही। प्री में अगर पूछेंगे, अगर कोई डिबेट रहा तो प्री, डिबेट नहीं रहा तो प्री में पूछेंगे, नहीं तो मेंस में पूछेंगे, नहीं तो इंटरव्यू में पूछते हैं कि अगर करंट का जो एक अमेंडमेंट लाया जा रहा है, आपका इस पर क्या ओपिनियन है? क्या ये रिग्रेसिव स्टेप है या क्या प्रोग्रेसिव स्टेप है? क्या इसमें कुछ शॉर्टकमिंग है, ये आपको पता होना चाहिए इस तरह से, ठीक है? तो याद रखना, तो ये जो 104th अमेंडमेंट बिल था, यही जो बाद में एक्ट बना था 93rd अमेंडमेंट एक्ट जिसको हमने पढ़ा था ना, ये जो कोटा प्रोवाइडिंग कोटा टू सोशल एजुकेशन बैकवर्ड क्लास इन प्राइवेट एजुकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें कौन सा अमेंडमेंट किया गया है? आर्टिकल 15 क्लास 5, ठीक है? 15 क्लास 5, ठीक है? तो ये याद रखना है। अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 93rd अमेंडमेंट एक्ट याद होना चाहिए आपको, 93rd अमेंडमेंट एक्ट याद होना चाहिए, ठीक है? 2006 का क्वेश्चन है, अगेन क्या है, करेक्ट मार्क करना है, 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट मार्क करना है, पढ़ते हैं। फ्री है कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन ऑफ 16-14 इयर्स एज ग्रुप बाय द स्टेट वाज मेड ए फंडामेंटल राइट, बिल्कुल ठीक है, बाय द 76 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक ऐसा है क्या, देखिए ये एक वर्ड की वजह से पूरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इस तरह से ध्यान से पढ़ना है। हमें पता है 76 नहीं है, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 86 है, ठीक है? इसमें बताया ना, फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया गया, आर्टिकल 21 ए जोड़ा गया, फिर हमने देखा था इसमें डीपीएसपी में अमेंडमेंट किया गया, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर जोड़ा गया, पहले 6 टू 14 ईयर का था तो उसको सेक्टोरल ओरिजिन को फंडामेंटल राइट बना दिया, तो इसमें अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर कर दिया। फिर लास्ट में देखेंगे एक फंडामेंटल ड्यूटी भी जोड़ा गया, 11th फंडामेंटल ड्यूटी इसी जोड़ा जोड़ी गई कि जो वार्ड होते हैं, जो गार्जियन होते हैं, उनको चिल्ड्रन को, उनकी ड्यूटी है कि चिल्ड्रन 6 टू 14 ईयर चिल्ड्रन को फ्री ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करें, ठीक है? तो तीनों चीज़ अमेंड हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2002 में हुआ था, ये हमारे उस समय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, ठीक है? तो ये याद रखना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद आया था, मोहनी जैन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू एजुकेशन, फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन 6 टू 14 ईयर्स, ये फंडामेंटल राइट, ठीक है? तो याद रखना है, ठीक है? तो आगे तो ये ठीक है बिल्कुल, ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, देखिए ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमारा आंसर निकल आया एग्ज़ाम में, लेकिन आगे पढ़ेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पढ़ रहे हैं क्योंकि एनालाइज़ कर रहे हैं, ठीक है? सर्व शिक्षा अभियान सीक्स टू प्रोवाइड कंप्यूटर एजुकेशन इवन द रूरल एरिया, बिल्कुल हम कभी एजुकेशन के लिए सबसे पहले तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, रूरल अर्बन तो एरिया में, अब हमें रूरल अर्बन को डिवाइड को कम करना है, एक होता है ना डिजिटल डिवाइड को कम करना है, तो वहाँ कंप्यूटर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और इसी सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदल के अब क्या हो गया है, समग्र शिक्षा अभियान, है ना? गवर्नमेंट आती है तो नाम बदलती रहती है, तो इसको ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है? आगे देखते हैं, एजुकेशन वाज इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, बिल्कुल ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये आपने पढ़ा था पिछले बार में ही, पिछली बार, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 3। हमें पता था कि लगभग 5 सब्जेक्ट थे ऐसे, 5 सब्जेक्ट जिसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इनको स्टेट से कंकरेंट में लाया गया था, तो ये पाँचों आपको पता होना चाहिए था। पहले हमने देखा एक एजुकेशन हो गया, ऐसे देखेंगे फॉरेस्ट है, ऐसे देखेंगे फॉरेस्ट है, फिर देखेंगे वेट्स और मेजरमेंट है, वेट्स और मेजरमेंट है। एक हमने देखा था कि ये क्या है, वाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, ठीक है?
और लास्ट में एक आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है? तो ये सारे की जनरल प्रोविजन सबसे पहले क्या था, ये स्टेट में लिस्ट में दिया गया था, है ना? हमारा जो 7th शेड्यूल है, उसमें 3 लिस्ट है ना, इसमें एक होता है सेंट्रल लिस्ट होता है, एक होता है स्टेट लिस्ट होता है, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। तो स्टेट लिस्ट से हमारा पास कहाँ आ गया था, कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया था, ये याद रखना है। ये 5 सब्जेक्ट, ठीक है? और हमें याद रखना है कि जैसे ओरिजिनली जो हमारा 246 में जो डिवीजन था 7 शेड्यूल में, 7 शेड्यूल शेड्यूल का करस्पॉन्डिंग आर्टिकल क्या है 246 में। इसमें देखेंगे तो जो स्टेट लिस्ट है और जो कंकरेंट लिस्ट है, ये जो सेंट्रल लिस्ट है, ये 3 लिस्ट है, तो सेंट्रल लिस्ट भी बढ़ा है, कंकरेंट लिस्ट भी बढ़ा है और स्टेट लिस्ट डाउन हुआ है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैटर उसमें जो थे उसमें डाउन हुआ है। इससे देखते हैं क्या ये कंसंट्रेशन ऑफ पावर को दिखाता है, ठीक है? फेडरल फेडरल सेटअप हमारा डाइल्यूट होता है, ठीक है? तो याद रखना है, ये सब ट्रेंड भी याद रखना है, मेंस में आप कोट कर सकते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगेन द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट बिल इज रिलेटेड टू, देखिए 98th अमेंडमेंट बिल दिया है, एक्ट नहीं था, हमें पता 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बिल्कुल अलग था। एक्ट क्या है हमने पता, 97th क्या है, 97th में कोऑपरेटिव सोसाइटी में था, लेकिन पार्ट हमारे पास पता है 43 बी जोड़ा गया, इसमें क्या हुआ था, पार्ट 43 नहीं, हमारे पास पार्ट 9 बी जोड़ा गया था, पार्ट 9 बी जोड़ा गया था ना, पार्ट 9 बी जोड़ा गया था कोऑपरेटिव सोसाइटी में। फिर फंडामेंटल राइट्स बना गया था आर्टिकल 91 सी में, हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना फंडामेंटल राइट्स हो गया। लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट ने, ये इसके कुछ प्रोविजन को सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया था, क्योंकि वो हाफ ऑफ द स्टेट जो रेटिफाई नहीं हुआ था। तो 97 कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। 98 जो था ना अमेंडमेंट एक्ट जो है, वो हमारा हैदराबाद कर्नाटका रीजन से रिलेटेड है। ये इनको स्पेशल स्टेटस दिया गया 71 जे में, ठीक है? इसमें क्या था, इनके लिए अलग से डेवलपमेंट बोर्ड, वहाँ पे जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान है, एजुकेशन में इनके लिए स्पेशल एजुकेशन की बात की गई है, ये है। हमें पता है ना आर्टिकल 371 में बहुत सारे स्पेशल स्टेटस दिए गए हैं उसमें। तो एक है कर्नाटका में एक रीजन है, उसको हैदराबाद कर्नाटका रीजन बोला जाता है, अब उसको नाम बदल के कल्याण कर्नाटका बोला जाता है, उसके लिए दिया गया है प्रोविजन, ठीक है? तो याद रखना है। तो लेकिन ये बिल था किससे रिलेटेड था, ये जो 97 में बिल था, ये इस तरह से नेशनल जुडिशियल कमीशन से रिलेटेड तो उस समय था, लेकिन अभी याद नहीं रखना, इसमें अभी एक्ट याद रखना है कि 97, 98, ऐसे 99 हमने देखा था, किसमें 99 किसमें था अमेंडमेंट एक्ट था, एनजीएसी के लिए था, एनजीएसी के था। ऐसे ही आगे हम देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे तो क्या है 100 किसके लिए है, एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था, एलबीए जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था इंडिया बांग्लादेश के बीच में था। 101 किसके लिए था, ये जीएसटी के लिए था, जीएसटी के लिए था। 102 किसके लिए था, 102 हमारा जो हमारा क्या होता है नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया, ठीक है? 103 सबको पता होना चाहिए, जो 10% जो रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसको लाया गया था। 104 में बताया था जो 10% का 10 साल का जो रिजर्वेशन है, एससी-एसटी को बढ़ाया गया, एससी-एसटी को बढ़ाया गया, 10 साल के लिए अलग से बढ़ा दिया गया। और इसी में बताया था कि जो लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट करते थे प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन का उनको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है? अब कोई उनको नॉमिनेशन नहीं होता है, याद रखना है। और 105th में क्या होता था, 105th में जैसे पता है एक सिर्फ़ एक एससी लिस्ट होता है, एक सिर्फ़ एसटी लिस्ट होता है, ठीक है? इसमें सिर्फ़ पार्लियामेंट ही मॉडिफ़िकेशन करती है, स्टेट मॉडिफ़िकेशन नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टेट के पास अपना ओबीसी लिस्ट भी होता है, तो इसी के पावर को उनको रिस्टोर कर दिया गया 105 अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, कि जो स्टेट है अपना खुद का ओबीसी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है? याद रखना है। और आगे 106 हमने देखा ही था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है? था ना? 15% रिजर्वेशन कितने सा मैं कितना 33% रिजर्वेशन कितने साल के लिए? 15 साल के लिए, ठीक है? अभी लागू नहीं हुआ, जब डिलिमिटेशन कमीशन होगा तब लागू होगा। कोटा विदिन कोटा देखा था आप लोगों ने, ठीक है? ये सारे अमेंडमेंट आपको पता होना चाहिए, फिंगर टिप्स जो लेटेस्ट के हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। Which of the following constitutional amendment are related to the raising the number of member of Lok Sabha to be elected from the state? हमें पता है ना, देखिए लोकसभा के मेंबर क्या होते हैं, जैसे हमें पता है कि हमारे पास एक सेंसस होता है, सेंसस के बाद हमारा डिलिमिटेशन कमीशन होता है, डिलिमिटेशन कमीशन के बाद हमें क्या होता है, उनका वर्डिक्ट आता है, तो जो स्टेट का जो लोकसभा में जो मेंबर नंबर है वो चेंज होता रहता है। वैसे ही पता होगा जो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उसके वर्डिक्ट को लागू करने के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था। इसमें क्या होता है टेरिटोरियल रीएडजस्टमेंट हुआ था। तो स्टेट का जो एक स्टेट को कितने नंबर ऑफ सीट मिलेंगे वहाँ लोकसभा में ये बदला गया था। तो इसी को 7th अमेंडमेंट एक्ट द्वारा बदला गया था। ऐसे ही 731 किया गया था। तो याद रखना है। अभी जो है हमारा 2026 तक फ्रीज है, ठीक है? अभी याद देखिए हमें 2 अमेंडमेंट याद रखना है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या गया था 42nd में उन्होंने क्या किया गया था
कि 1971 के सेंसस पे हमारा फ्रीज कर दिया गया। उसके बाद हमारा सीटों की संख्या लोकसभा में नहीं बढ़ी, ठीक है, 25 साल के लिए। फिर 2002 इसके बाद 84th में क्या कर दिया कि इसको 25 साल के लिए और कर दिया गया। तो ये अभी 2026 तक का फ्रीज है। 26 के बाद इसी साल हमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कराना है, या तो अमेंडमेंट लाके उसको 25 साल के लिए और बढ़ाएँ, क्योंकि जो एड्रेस जो चैलेंजेस था उस समय वो अभी इश्यू नहीं हुए हैं। देखेंगे नॉर्थ साउथ डिवाइड हो गया है। नॉर्दर्न स्टेट का जो पॉपुलेशन स्पेशली हिंदी बेल्ट है वहाँ का पॉपुलेशन इंक्रीज होता जा रहा है। जो सदर्न बेल्ट है वहाँ का पॉपुलेशन क्या है कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर किया है, ठीक है। तो वो अगर इस बेसिस पे अभी पॉपुलेशन के बेसिस पे अगर सीट अलॉट होगा तो नॉर्दर्न जो स्टेट है उनका जो अधिक से अधिक सीट अलॉट होगा। सदर्न स्टेट को जो होता है सीटों की संख्या कम हो जाएगी, प्रोपोर्शनली कम हो जाएगी। तो इसीलिए डिमांड हो रहा है कि ये इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा डिबेटेबल इशू है। और ये क्या कहते हैं कि हमारे फेडरल सेटअप को, ये हमारे इंटीग्रिटी को, कंट्री के इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह का जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि इस तरह की चुनौती इंडिया में बहुत रेयर आया था कि जो नॉर्थ साउथ जो डिवीजन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए डिलिमिटेशन कमीशन। और पहले जितने अमेंडमेंट एक्ट हुए 73 और 31 भी इसी से रिलेटेड हुए थे, ठीक है। याद रखना ये हमने दे दिया है कि 73 में 31 में क्या हुआ था, जब वही 71 के सेंसस के बाद बढ़ाया गया था। और और ये फिर 77 के सेंसस पे बढ़ाया था, उसमें लगभग अभी 525 कर दिया गया था। अभी कितना है, 552 है टोटल, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956 में आया था और ये 31 आया था 1973 में, ठीक है। तो याद रखो 73 में किस 72 71 सेक्शंस पे, ये आया था 1951 के सेंसस पे, ठीक है। ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, क्या है, द नाइन्थ शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाई, ये देखा था हमने, देखा था ना, ऐसे तो किसमें अमेंडमेंट होता है, ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया था। इसकी गवर्नमेंट थी, नेहरू की गवर्नमेंट थी, प्राइम मिनिस्टर नेहरू की गवर्नमेंट थी, ठीक है, पीएम नेहरू थे उसमें। ये हमारा कोई ये इंटरिम गवर्नमेंट थी, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं थी। इसी में हमने देखा था नाइन शेड्यूल के साथ साथ 31 31A 31B जोड़ा गया, क्योंकि ये नाइन शेड्यूल का करस्पॉन्डिंग आर्टिकल है, ठीक है। हर एक शेड्यूल का करस्पॉन्डिंग आर्टिकल होता ही है, ठीक है। फिर हमने इसी में देखा था आर्टिकल 15 क्लास और हुआ था, इसमें रिजर्वेशन का पूरा बेसिस है। फिर हमने देखा था इसी में 19 क्लास सब क्लास 2 इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के कुछ क्राइटेरिया है, उसको ब्रॉड किया गया था। ये सब आपको पता होना चाहिए था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आंसर हो जाएगा ये। और ये याद रखना है कि उस समय तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी था, कि जो भी उस समय जो एग्रेरियन रिफॉर्म थे, लैंड रिफॉर्म थे, जमादारी वगैरह एबोलिशन के जितने भी एक्ट थे, उसको अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो उनमें इम्यूनिटी हो जाएगी। लेकिन 2 केसेस हैं, एक होता है वामन राव केस, एक होता है वामन राव केस, एक होता है अय्यर कोहलो केस, ठीक है। इसमें वही है, सुप्रीम कोर्ट का ये अभी का इंटरप्रिटेशन है कि उसमें केशवानंद भारती के बाद, जिसे ना 90 24 अप्रैल 1973 के बाद इसमें जो भी एक्ट डाले गए हैं दे आर सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। उसमें जुडिशियल रिव्यू बिल्कुल संभव है। लेकिन उसके पहले जब जुडिशियल हमारा बेसिक स्टेट डॉक्ट्रिन प्रोनाउंस नहीं हुआ था, तो उसमें उस समय जो एक्ट डाले गए थे वो जुडिशियल रिव्यू से इम्यून है। ये याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरप्रिटेशन है। अय्यर कोहलो केस में, वामन राव केस में भी लगभग मोर और लेस ऐसे ही कहा था, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड जानना है, क्योंकि आजकल बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि किस तरह का बैकग्राउंड में लाया था, ठीक है, जिम्मेदारी वगैरह के लिए, इनको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून करने के लिए, ठीक है, याद रखना है। क्या दिया है, द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। ये बिल देखिए, ये दिया है आपने। अब इसमें वही है, देखिए हमें पता है 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो था वही हमारा आगे जाके क्या 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बना। उस साल के लिए बिल इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए उस साल इंट्रोड्यूस हुआ था, वही 2001 2002 में ही तो पास हुआ है, ठीक है, 86। इसलिए वो बिल इंपॉर्टेंट है। इस समय क्या है, इस क्वेश्चन से इंस्पिरेशन लेके ये कहना है कि इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा एक्ट था, 86 था। इसमें क्या था, वही हमने देखा फंडामेंटल राइट में चेंज हुआ, आर्टिकल 21A हुआ। फिर हमने डीपीएसपी में चेंज किया, डीपीएसपी में इसको सब्जेक्ट मैटर चेंज किया। अभी अर्ली चाइल्डहुड केयर है। फिर हमारे फंडामेंटल ड्यूटी में चेंज किया, 11th ड्यूटी जोड़ा कि जो गार्जियन है, वार्ड है, चिल्ड्रन 6 टू 14 ईयर उनको स्कूल भेजें ही भेजें, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या था, हमारा यही था कि फ्री ऑफ कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 टू 14 ईयर। लेकिन अभी जितने भी अमेंडमेंट एक्ट, जैसे हमें पता था डिलिमिटेशन कमीशन के लिए एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है। फिर देखेंगे हमारा जो कुछ कुछ जो हमारा कुछ सीरियस जिस पे क्राइम होता है किसी मिनिस्टर वगैरह के लिए, अगर उस पे कुछ चार्जेस फ्रेम हो जाए तभी उनको वहां से, मतलब उनको वहां अपने पद से इस्तीफा देना पड़े। जैसे अभी देखेंगे ना, बहुत सारे मिनिस्टर बहुत सारे चीफ मिनिस्टर हैं जो जेल वगैरह से, जो हमारा हमारा क्या कहते हैं, अपना मिनिस्टर को कंटिन्यू कर रहे थे। इसलिए अगर इस तरह किसी क्रिमिनल स्पेशल कोई क्रिमिनल चार्जेज या सीरियस चार्जेज अगर उस पे फ्रेम हो जाए, तो उनको अपने पद से रिजाइन देने के लिए ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, एक तो बिल। आगे फिर देखेंगे एक हमारा वन नेशन वन इलेक्शन है, उससे रिलेटेड जो अमेंडमेंट बिल है, ये आपको सारी पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है इस साल के लिए, अगले 2 साल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
क्यों? क्योंकि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो रहा है ना, कोई ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ठीक है? एज ए अवेयर सिटीजन, एज ए पार्लियामेंट यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो ये दे दिया था हमने आगे, उसमें याद रखना इसमें क्या-क्या जोड़ा गया था ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर इस अच्छा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या दिया है, देखिए 4 स्टेटमेंट दिया है इसके अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन और किस उसके उस अमेंडमेंट में क्या प्रोविज़न था। देखिए इस तरह क्वेश्चन देखिए कभी घबराना नहीं होता है, कभी-कभी देखेंगे 1 ही 2 निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए। जैसे हर एक देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 69 का अमेंडमेंट एक्ट देखिए हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट को 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हमेशा पता होना चाहिए क्योंकि हम इस तरह से याद रखते हैं इन द समर ऑफ 69 1991 में हमारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को स्पेशल दर्जा दिया गया, जिसमें इसमें देखेंगे ना इनके पास जो लैंड होते हैं, जो पुलिस होता है और जो लॉ एंड ऑर्डर है, वो सेंट्रल के दायरे में है, ठीक है? इनकी स्पेशल लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है, इनका ठीक है? तो इस तरह से इनको स्पेशल नेशनल कैपिटल टेरिटरी को स्पेशल स्टेटस दिया गया है। तो पहला का ई हो जाएगा, देखिए पहला का ई तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए ये के लिए कंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत इन विलेज एज़ लोकल गवर्नमेंट ये किस अमेंडमेंट एक्ट द्वारा हुआ था? ये 73rd हमें पता है ना? 73rd अमेंडमेंट में अगर पंचायत का गठन हुआ था, तो इसमें देखिए तो ये सी इसमें तो कोई है नहीं 75 इसमें 73rd दिया नहीं है, तो सी किसी का हो ही नहीं सकता, जब सी किसी का नहीं हो सकता तो ये भी कट जाएगा, ये भी कैसे कट जाएगा तो आंसर वहाँ निकल आएगा ये, ठीक है? इस तरह से कुछ है लेकिन ऐसे भी आपको पता ना 75th जो अमेंडमेंट एक्ट था, ये स्टेट लेवल पे रेंट ट्रिब्यूनल वगैरह के लिए बनाया गया था। 25th हो गया, 50 हो गया, 75th हो गया, ये सब थोड़ा-सा याद रख सकते हैं आप, ठीक है? बाकी मोटा-मोटा भी हम देखेंगे कौन-कौन सा आपको याद होना चाहिए, ठीक है? तो इसका आंसर ये निकल आया, ठीक है? बाकी ये तो 69th आपको पता ही होना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 239 डबल ए, ठीक है? ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये न्यूज़ में रहता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट का अभी जो इसके पहले की जो गवर्नमेंट थी, उसका देखेंगे सेंट्रल से बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता था, सुप्रीम कोर्ट का इस पे इंटरप्रिटेशन भी आया था, वहाँ पे फुल स्टेटहुड की डिमांड होती है, ठीक है? इस तरह से न्यूज़ चलता रहता है हमेशा। और ये जो ये हमारा जो ये हमारा 75th अमेंडमेंट एक्ट था, इसको थोड़ा ध्यान रखते हैं क्योंकि इस तरह के जो 5, 5, 5, 10 इस तरह से यूपीएससी का फेवरेट होता है, ठीक है? और बाकी जो मुझे मेजर जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट हमने पढ़ा, ऐसे सेवेंथ अमेंडमेंट हमने पढ़ा, ठीक है? इसको पता होना सेवेंथ में क्या था, देखा था स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन में के लिए एनफोर्स करने के लिए लाया गया था, ठीक है? सीटों की संख्या बढ़ाई गई। इसी अमेंडमेंट में देखा था पिछले ऐसे कि गवर्नर होते थे, एक से अधिक गवर्नर को एक से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों के गवर्नर अपॉइंट किए जा सकते हैं, ये याद रखना है। इस तरह से इसे सेवेंथ में आ गया है। फिर हमने देखा था 52nd में आए थे, 52nd में क्या था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था एंटी डिफेक्शन लॉ है, एंटी डिफेक्शन लॉ वो था 10 शेड्यूल जोड़ा गया था। ऐसे 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में लाया गया था। जो वोटिंग एज था पहले 21 साल से बच्चे वोट दे सकते थे, अभी क्या है हम 18 साल के ऊपर वोट दे सकते हैं, तो वोटिंग एज रिड्यूस हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा, ठीक है? बाकी हमने 97 देखा ही 97 से लेके 106 तक हमने देख लिया है, रिवाइज़ कर लिया है, ठीक है? तो इस तरह का मोटा-मोटा जो अभी तक का हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो इवॉल्व है 1950 से लेके ना 2026 तक और आगे भी जो अमेंडमेंट के लिए बिल लाया जा रहा है, इतना आपको पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा किस तरह से इवॉल्व हो रहा है। नहीं जी, 42nd आपको पता ही है, 39th हमने देखा था, 42nd, 44th ठीक है? या तो ऐसे ही 24th अमेंडमेंट एक्ट है। ये सब इतनी इम्पोर्टेंट है कि आपको एक बार पता होना ही चाहिए, ठीक है? एक बार एक तरह से पूरा के माइंड में बना लेंगे, पूरा यहाँ 1950 से लेके हमारे 2026 के तो आपको क्वेश्चन कोल करने में ईज़ी हो जाएगा, स्पेशली मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे। फाइनली हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, अब फटाफट जो भी हमने पढ़ा था उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। हमें पता है कि जो पार्लियामेंट है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है कि अंडर थ्री आर्टिकल 368 के अंदर कि किसी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी पार्ट को अमेंड कर सकते हैं। अमेंडमेंट कैसे दिया था? हमने 3 वर्ड दिया था, क्या था? कि या तो वो उसमें अमेंड कर सकते हैं, रिपील कर सकते हैं, वो उसके वेरी कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक स्टैटिस्टिकल डॉक्ट्रिन, ठीक है? याद रखना है, बेसिक स्टैटिस्टिकल डॉक्ट्रिन को वायलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। और हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट उसके मेजॉरिटी होती है। कुछ होते हैं जो सिंपल मेजॉरिटी जिसमें मान लीजिए किसी स्टेट इंटरनल रीऑर्गनाइजेशन किसी स्टेट का करना, किसी स्टेट का नेम बदलना हो, 2 स्टेट को मर्ज करना हो, एक स्टेट को बाइफरकेट करके 2 स्टेट बनाना हो, तो आर्टिकल 3 में जो होता है उसमें क्या होता है कि वो स्पेशल मेजॉरिटी नहीं होती, सिंपल मेजॉरिटी होती है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं माना जाता। और कुछ ऐसे प्रोविजन है जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसटी वगैरह ये सबको बदलने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। और जो हमारा फेडरल इश्यू है, जो हमारा फेडरल इश्यू को हमारा टच करता है जो भी अमेंडमेंट, उसके लिए हाल्फ ऑफ द स्टेट का रेटिफिकेशन भी मस्ट होता है, ठीक है? तो याद रखना है आपको। और हमें पता है कि जो आर्टिकल 368 है, वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, वो नॉर्मल लॉ नहीं है, ठीक है? क्योंकि क्या है,
कोई लॉ होता है फंडामेंटल राइट को ब्रीच नहीं कर सकती थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आर्टिकल 30 डज विथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कैन नॉट डिस्टर्ब द बेसिक स्टेट डॉक्ट्रिन, लेकिन ये ऑर्डिनरी लॉ नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है, ठीक है। इसमें हमें जैसे ना 368 में दिया है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन उसमें ये भी दिया है, आर्टिकल 30 में क्या दिया है, अगर कोई भी पार्लियामेंट का अमेंडमेंट एक्ट हो गया, किसी स्टेट या क्या एग्जीक्यूटिव का आंसर हो गया है, एक्शन हो गया, लेजिस्लेचर का एक्शन हो गया, जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे, तो वो उसको जुडिशरी उसको नल वाइड डिक्लेयर कर दे, ठीक है। तो याद रखना है, तो ये है। बाकी बेसिक स्टेट डॉक्ट्रिन का कोई ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र नहीं था, लेकिन हमारा केशवानंद भारती केस से ये इवॉल्व हुआ है, ये जुडिशियल इनोवेशन है, जुडिशियल इवोल्यूशन है। और कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बताता है, ठीक है। तो देखेंगे सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना, हमारा रिपब्लिक नेचर, ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म, और उसके बाद इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, सेकुलरिज्म, है ना, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सब सारे जो पार्ट है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। और समय समय पे प्रोनाउंस करते रहते हैं कि क्या हमारा पास पार्ट है क्या नहीं, ठीक है। बाकी हमें पता है कि ये जो पूरा का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है किस तरह से इवॉल्व हुआ है, देखेंगे पहले कि यहाँ से स्टार्ट है। पहले पहले फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती दिया गया शंकर प्रसाद केस में, तो ठीक है, उसमें यह था कि हाँ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए फंडामेंटल राइट को अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम मोर और लेस उसी तरह से सज्जन कुमार केस में हुआ था। फिर आया 1967 में गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसेंट, दे कैन नॉट बी अमेंडमेंट, दे कैन नॉट बी अमेंडमेंट टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी। ये हुआ। फिर आ गया केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस में कहा कि नहीं भाई, अमेंड किया जा सकता है, और अंडर 368 के अंदर उनके पास पावर भी है, प्रोसीजर भी है, लेकिन सब्जेक्ट टू बेसिक डॉक्ट्रिन। फिर आया हमारा मिनर्वा मिल केस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्टली, क्यों, क्योंकि उन्हीं उसी केस में उन्होंने बताया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के हार्मोनियस बैलेंस पे डिपेंडेंट है। तो इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस रिकंस्ट्रक्शन। ये जो बैलेंस है, ये जो हार्मोनी है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इसी मिनर्वा मिल केस में क्या था, नथिंग इज अबव जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है, याद रखना है। बाकी हमने वही देखा था, फंडामेंटल राइट डिफिनेशन में वही हुआ था। बाकी हमारे पास जो मेजर मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है आपको पता होना चाहिए, हमने फर्स्ट पढ़ा, फिर आपके में 7th में पता होना चाहिए, फिर 24th में हुआ था ना एक क्वेश्चन, हम गोलकनाथ केस के जजमेंट को ओवरटर्न करने के लिए 24th आया था। फिर 39th में हमने देखा था कि जो प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और स्पीकर के जो इलेक्शन होते हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से इम्यून किया गया था। फिर बाद में आपको फिर हमें पता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, ठीक है। फिर हमने पता है 44th और 43rd में रिस्टोर किया गया, जितने भी करेक्टिव स्टेप लिए गए, जितने भी डेमोक्रेसी को कर्टन करने की बात की गई थी, इसमें बहुत सारे सेफगार्ड इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारे दोबारा से इस तरह से इमरजेंसी जो है, स्पेशली इंटरनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म्ड रिबेलियन वगैरह पे इंटरनल डिस्टर्बेंस पे ना हो, ठीक है। और कुछ हमारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड ना हो, जैसे ना आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 अभी सस्पेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये 44th अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। बाकी हमने बताया कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है 52nd अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, ठीक है। और 61st अमेंडमेंट एक्ट द्वारा वोटिंग एज को रिड्यूस करके पहले 21 था उसको 18 कर दिया गया है, ठीक है। और बाकी 73rd 74th आगे भी देखेंगे, अभी भी पढ़ेंगे। अब हमने देखा था जितने भी स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ग्राम सभा, पंचायत वगैरह 73rd से थे, लेकिन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, अर्बन लोकल बॉडी 74th से थे। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी हमने 97 से याद किया, 97 था कोऑपरेटिव सोसाइटी से, 98 था हमारा स्पेशल प्रोविजन फॉर द हैदराबाद कर्नाटका रीजन, ठीक है। 99 हमें एनजीएसी से था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप डाउन किया। 100 जो था इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट था। 101 सबको पता होना चाहिए, जीएसटी से रिलेटेड था। 102 हमारा जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास था, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था अंडर आर्टिकल 338 बी में, 338 बी में उसको दर्जा दिया गया, ठीक है। फिर हमारा 103 दिया था ना, हमारा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लिया गया था, ठीक है। 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। 104 में हमने बताया था कि जो एस सी एस टी का रिजर्वेशन था उसको 10 साल तक के लिए और बढ़ाया गया। हमेशा अमेंडमेंट ला के बढ़ाया जाता है, तो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 104 है। और इसी में देखा था कि जो एंग्लो इंडियन का जो रिकमेंडेशन था प्रेसिडेंट को लोकसभा में, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि 105 हमने देखा था कि सिर्फ एक एससी लिस्ट होता है, लेकिन एक एसटी लिस्ट होता है, और उसमें अमेंडमेंट सिर्फ पार्लियामेंट कर सकता है, लेकिन जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, उनके पास अपना ओबीसी लिस्ट अपने खुद प्रिपेयर कर सकते हैं वो, ठीक है। तो याद रखना है आपको, तो उनकी पावर को रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है। तो याद रखना है। 105 में 106 हमने देखा नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ठीक है।
33% रिजर्वेशन कितने साल के लिए? 15 साल के लिए। अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, अभी इन्फोर्स नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन के बाद में इंट्रोड्यूस हो गया, ठीक है? बाकी इसमें अब इसमें पता है कि कोटा विद इन कोटा है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, ठीक है? तो याद रखना है। और हमने ये बता दिया कितने तरह का अमेंडमेंट होता है आपको, ठीक है? और बाकी ये मोटा-मोटा हमने ये दिया है कि इस तरह से चार्ट बना लेंगे ना, इस तरह से चार्ट बना लेंगे कि तो आपको ईज़ी हो जाएगा कि 42nd में क्या हुआ था, कौन सी गवर्नमेंट आई थी, कि क्या बैकग्राउंड था, 44th में क्या बैकग्राउंड था, जैसे ये था, इमरजेंसी में था, ये जनता पार्टी के समय आई थी, ठीक है? और ये हमारा राजीव गांधी के समय ना आया राम गया राम पाटिल करने के लिए, एंटी डिफेक्शन को करने के लिए। ये हमारा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2003 में जो वाजपेयी गवर्नमेंट लाई थी, 2003 में। इसमें क्या हुआ था, 50% का कैप रखा रखा गया था ना, 50% कैप किस पे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। लोकसभा के जितने मेंबर हैं उनके 50% ज्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। दूसरा इसी में 2/3 जो होते हैं, इस मर्जर जो होते हैं उसको एंटी डिफेक्शन से एक्सेप्शन रखा गया, ठीक है? बाकी 65 ने बताया कि वोटिंग राइट्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत ज्यादा। इसी के बाद देखेंगे इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी हो गया था। फिर हमारा 73rd 74th है। और वर्ल्ड में इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री बना जिसमें थर्ड ईयर गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 86 आपको पता है कि इसमें तीनों तरह से फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी भी एक तरह से जोड़ा गया। तो तीनों अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। 21 ए, ठीक है, हमारा राइट टू लाइफ, और ये सिटीजन के साथ साथ अदर पर्सन को भी अवेलेबल है, क्योंकि ये 21 में दिया है, ठीक है? कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो उनको सिटीजन के अलावा नॉन सिटीजन को भी अवेलेबल होते हैं, जिसमें ये भी एक राइट है। बाकी 101st, 102, 103, 4th, 5th, 6th आपको पता होना चाहिए। और रिसेंट की जितने भी बिल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जितने भी बिल, जैसे ओएनओपी, वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड, डिलिमिटेशन कमीशन से रिलेटेड, ह्यूमन रिजर्वेशन से रिलेटेड, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स से रिलेटेड, इस तरह के जितने भी बिल हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, आपको पता होना चाहिए। जिस साल अगर आप पेपर दे रहे हैं उस साल जो भी नया बिल इंट्रोड्यूस हुआ है आपको पता होना चाहिए। अगर इसमें से कोई बिल एक्ट हुआ तो जानना ही जानना है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, ठीक है? फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, लोकल गवर्नमेंट को भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन द्वारा कवर करेंगे। इसमें भी लगभग देखेंगे पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी वगैरह के लगभग 30 ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हुए उसको हम कवर करेंगे। ये हमारा प्लेलिस्ट चल रहा है जिसमें यूट्यूब पे जाके आप हम देखेंगे यूपीएससी का जो पॉलिटी का सिलेबस है उसको चैप्टर वाइज पीवाईक्यू की तरह कवर कर रहे हैं। लगभग हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी से लेके फंडामेंटल ड्यूटी से लेके सारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव वगैरह कवर करने, जुडिशरी कवर करने के बाद लगभग हम ईयर फैग एंड में है, मतलब लगभग ये लेक्चर कंक्लूड करने वाले हैं। और हमारे इस मिशन में भागीदार बनिए और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, जिसको भी इस तरह के कंटेंट की, इस तरह के लेक्चर की ज़रूरत है, उसके साथ शेयर करिए। अगर कोई फीडबैक है तो हमें बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए। अच्छा लग रहा है वीडियो तो इसको लाइक करिए। बट अल्टीमेटली कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।